मौजूदा असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने में 3 माह बाकी हैं और पीटीआई अरकान बहाल होने वाले हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए अहम फैसला आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनएज़ के इस्तीफ़े मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई के 72 साबिक़ अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तीफ़ों की मंजूरी के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद समेत अरकान को इस्तीफ़ों की वापसी के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का कहा है। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत भी जारी की है। इस हुकूमत को भी सियासी बहरान के खात्मे के लिए अब फराग दिली का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि 2 माह कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा था कि अगर पीटीआई के अरकान इस्तीफ़ों से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्हें असम्बली में आने दिया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल 11 अप्रैल को पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े दिए थे, जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 महीनों तक मंजूर नहीं किया और जवाब पेश किया कि अरकान असम्बली ने दबाव के तहत इस्तीफ़े दिए तो कबूल नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर अचानक रवां साल जनवरी में 1 हफ्ते के अंदर 112 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। दिलचस्प बात है कि अप्रैल में पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, जिसके बाद पीटीआई अरकान असम्बली में शिरकत के लिए पहुंचे थे, मगर स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहकर उन्हें असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया था कि पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे और सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, वकील तहरीक इंसाफ के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब फैसला भी आ गया अदालत का, कितनी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ के ये मुस्ताफ़ी अरकान वापस नेशनल असम्बली में पहुंच सकेंगे? देखिए, बड़ा मेरी नज़र में ये तारीख़ी फ़ैसला था और इस तारीख़ी फ़ैसले के बाद मुझे, जब मैं निकला था अदालत से और अदालत ने ये फ़ैसला दिया था, तो मैंने ये सबसे पहली चीज़ ये कही थी कि मुझे अब ये उम्मीद है कि ये एक तरीक़ेकार बनेगा। ये फ़ैसला हमारी जो आइनी बुरहान और हमारा जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस है, सियासी क्राइसिस, इसमें से निकलने का, क्योंकि पीटीआई के सारे अरकान जब वापस नेशनल असम्बली में जाएंगे तो पार्लियामेंट में एक किस्म का एक रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह, जो कि हमारे इस मसाइल को हल कर सकता है। फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आपने मुझे सुनाया स्पीकर साहब का जी इंटरव्यू। मेरे ख्याल के मुताबिक स्पीकर साहब को पार्लियामेंट्री रवायत कायम करते हुए सबको वेलकम करना चाहिए और किसी किस्म का रुकावट नहीं डालनी चाहिए हाई कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह किया है। इशू ये था अदालत के सामने कि जो स्पीकर साहब थे, जब कासिम सूरी साहब ने सबकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली थी सारे एमएनएज़ की, तो स्पीकर साहब ने उस रूलिंग को ख़त्म कर दिया था और कहा था कि मैं एक एक को, हर शख्स को बुला के, हर एमएनए को बुला के उनसे एग्जैक्टली पूछूंगा, और जब तक मेरे सामने वो कंफर्म ना करें कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा अपने मर्ज़ी से दिया है और वो उस इस्तीफ़े पे कायम है, तब तक मैं किसी को इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करूँगा। ये चीज़ उन्होंने बाकायदा तौर पे राइटिंग में दी और उसकी वजह से ये सारे जो एमएनएज़ थे उनके इस्तीफ़े नहीं माने गए। कुछ एमएनएज़ गए अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो स्पीकर साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है, आप जाएं स्पीकर साहब के पास और अपनी वेरिफिकेशन कराएं, उनकी इंक्वायरी कंप्लीट कराएं। सुप्रीम कोर्ट की तकरीबन 5 जजमेंट्स हैं 1966 से लेके अब तक, जो ये कहती हैं कि जब स्पीकर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे तो उसका तरीक़ेकार क्या है। और तरीक़ेकार में जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि उन्होंने सबको बुला के उनका सुननी है बात, और सुनने के बाद फैसला करना है कि क्या वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो स्पीकर साहब बिल्कुल दुरुस्त राह पे चल रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन
जब सारे ये 35-40 MNAs गए उनके पास, यहाँ नेशनल असेंबली गए और उन्होंने अपने इस्तीफे वापस लिए, तो उसके एक दिन बाद स्पीकर साहब ने ये ऑर्डर फरमा दिया कि मैं सबके इस्तीफे एक्सेप्ट करता हूं। यानी कि उन्होंने अपना जो पहले रास्ता, दुरुस्त रास्ता अपनाया हुआ था। अली जफर साहब, जब उन्होंने अपना दुरुस्त रास्ता अपनाया हुआ था, उस वक्त आपकी तरफ से कहा जाता था कि क्योंकि इस्तीफे दे दिए बस कबूल कर लिए जाएं, हम पेश नहीं होंगे। बहरहाल मामला आगे बढ़ता चला गया। अभी आपने अदालती फैसलों का जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया। जो गुफ्तगू हमने आपको सुनाई राजा परवेज़ अशरफ साहब की, उसमें वो ये भी फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि इस्तीफ़ों के मामले में मदाखलत नहीं की जा सकती अदालतों की जानिब से। ये स्पीकर का इस्तेहकाक और उसका फैसला होगा कि उसे क्या करना है। देखिए, ये मसला ये होता है बदकिस्मती से कि शायद स्पीकर साहब एक बहुत अहम पोस्ट है और कुछ उनको, चूँकि वो कानून साजी करने के नेशनल असेंबली के एक सरबराह हैं, तो वो उनको कानून और जब स्पेशली जजमेंट्स आए तो पढ़ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जजमेंट में ये नहीं लिखा कि हम मदाखलत नहीं करेंगे। जजमेंट में ये लिखा है कि स्पीकर साहब ने जो रास्ता अपनाया है वो अदालती फैसलों के मुताबिक है, इसलिए उसी रास्ते पे चलें। वो रास्ता दुरुस्त है, उस रास्ते के ऊपर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो दुरुस्त रास्ता है। यानी कि अगर वो रास्ता दुरुस्त ना होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटरफेयर करता। अब जब उन्होंने वो सही रास्ता तब्दील किया तो अदालत को इंटरफेयर करना बनता है, क्योंकि अदालत का काम है कि वो आइन और कानून जो है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये कहना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। जजमेंट मेरे पास है और जजमेंट मैंने आज अदालत में उस पर तबसरा भी हुआ उस जजमेंट पे, और जजमेंट में यही लिखा, बल्कि ये बड़े वाज़े तौर पे कहा उन्होंने जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि अगर रेजिग्नेशन गलत तरीके से एक्सेप्ट होंगी तो फिर अदालत इंटरफेयर करेगी, लेकिन अगर जो रेजिग्नेशंस हैं उनका तरीक़ेकार एक्सेप्टेंस का फॉलो किया जाए, उस पर पाबंदी की जाए, तो फिर अदालत इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, फैसले पर एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक राजा परवेज़ अशरफ साहब की अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत, अपील का हक़ तो उनके पास है, वो अपील में जाते हैं, तो यहाँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है 3 महीने रह गए और सारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के मामलात में। तो आपको लगता है कि ये अपील में जाएं और जाने के बाद फिर मज़ीद टाइम गेन करते हैं तो ये मामला लटक सकता है ये मामला? जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपील का हक़ हर एक का है, होना भी चाहिए। वो अपील में जा सकते हैं, उनका हक़ है। लेकिन मैं पहले भी जब मैंने केस फाइल किया था, मेरे से पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि जहाँ कानून है वहाँ मैं बड़ा क्लियर होता हूँ। कानून बड़ा वाज़े है और कानून यही कहता है जिस पे फैसला आज किया। तो मुझे यकीन है कि अगर वो अपील में भी जाएंगे तो फैसला यही होगा अपीलेट कोर्ट का भी, जो कि सिंगल जज साहब ने किया है। आइन और कानून जब वाज़े हो, जब उसमें कोई अभाम ना हो, जब उस पर ऑलरेडी 5-7 जजमेंट्स आ गई हों, तो फिर आप बड़ी क्लैरिटी से बात कर सकते हैं और बड़ी क्लैरिटी से कह सकते हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अपील वो करने का हक़ उनका है, लेकिन वो हक़ इस्तेमाल कर लें बेशक। वो कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलना उनको, ना ही उनके फैसला कोई तब्दील होगा। तो बेहतर यही है कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को खुशामदीद दें, खुशामदीद करें, सबको वेलकम करें कि आप आएँ, आके पार्लियामेंट ज्वाइन करें, क्योंकि एक अच्छी अपोजिशन के बगैर वैसे भी पार्लियामेंट जो है वो जो कुछ कर रहा है उस पे लोगों को यकीन नहीं आ रहा, उसकी लेजिटिमेसी नहीं बन रही। तो एक अच्छी एक जब अपोजिशन आएगी तो पार्लियामेंट का भी जो वकार है वो बुलंद होगा, और यही ज़रूरत है जमहूरियत की। बहुत शुक्रिया जनाब अली ज़फ़र साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। 2 दिन से जिक्र हो रहा था कि ज़मान पार्क में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। आज हुकूमती टीम, निगरान हुकूमत की टीम वहाँ पर पहुँची और इसकी क्या तफसीलात हैं आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमती दावों के मुताबिक ज़मान पार्क लाहौर में मुबैना तौर पर छुपे दहशतगर्दों को पंजाब हुकूमत के हवाले किए जाने से मुताल्लिक डेडलाइन ख़त्म होने के एक दिन बाद आज कमिश्नर लाहौर की सरबराही में कायम 3 रुकनी टीम ज़मान पार्क में इमरान खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए पहुंची। ताहम
इससे कबल मीडिया पर ये खबरें चल रही थीं कि पुलिस ने इमरान खान की रिहाइशगाह की तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं और दहशतगर्दों की तलाश के लिए घर में तलाशी ली जाएगी। लेकिन बाद में ये खबर आई कि कमिश्नर लाहौर की टीम घर की तलाशी के बजाय सिर्फ मुज़ाकरात करेगी। इसके बाद निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि कमिश्नर लाहौर की सरबराही में जो 3 रुकनी टीम जमान पार्क गई उसने अभी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि घर की तलाशी के लिए SOPs तय करने हैं। मीडिया की जिस टीम को दौरा कराया गया था उसे घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लिहाजा ये दावा बेबुनियाद है कि घर की तलाशी दे दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान की सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन का कहना है कि हुकूमती टीम के साथ कोई TORs तय नहीं हुए। हुकूमती टीम दोबारा तलाशी लेनी होगी अगर उसे, तो वो नोटिस के साथ आएंगे। पुलिस का दावा है कि जमान पार्क से फरार की कोशिश में अब तक 14 दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं। परसों पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि आर्मी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क में पनाह लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि PTI से दरख्वास्त है कि 24 घंटे में इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। पुलिस सर्च वारंट उसने हासिल कर लिया, पहले ये खबरें आईं, फिर पता चला कि जो तलाशी के लिए एक टीम वहाँ पर गई है, और फिर पता चला कि ये तलाशी के लिए नहीं गई है बल्कि वो TORs तय करने के लिए गई है। तो ये क्या मामला है? देखिए मसूद साहब, रात के जो इजलास हुआ था पंजाब की सूबाई सब कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें ये फैसला किया गया था क्योंकि यहाँ पर 40 दहशतगर्दों के हवाले से पंजाब हुकूमत खुद ही ये दावा कर रही थी। उसको देखते हुए उनका ये कहना था कि आज वो यहाँ पर सर्च वारंट लेकर यहाँ पर तलाशी के लिए पहुँचेंगे। आज हम भी सुबह से यहाँ से मौजूद थे, हमें भी इमरान खान साहब की तरफ से बुलाया गया, बताया गया कि ये सहन है, ये कमरे हैं, दिखाए गए, और उसके बाद चंद कमरों में जो फैमिलीज़ थे वहाँ पर जाने की एक्सेस नहीं दी गई। और कल भी इस तरह ही किया था। जब आज 2 बजे का वक्त दिया गया था ज़िली इंतज़ामिया को, जिसमें जो कि कैबिनेट में फैसला हुआ था सूबाई लॉ एंड ऑर्डर की कैबिनेट में, वो यहाँ पर कुछ ताख़ीर से पहुँचे। आज फिर दोबारा इजलास हुआ, उसमें ये तय पाया कि आज सर्च वारंट लेकर बाकायदा तौर पे जो है वो तलाशी वगैरह नहीं ली जाएगी, सिर्फ आज TORs तय किए जाएंगे कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसके तहत दोनों तरफ से इत्तफाक हो और फिर यहाँ पर सर्चिंग की जा सके। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक मामले पर इत्तफाक नहीं किया गया, जिसमें यह कहा गया कि वो किसी भी सूरत ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जो है किसी भी तरीके से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये करेन आ चुकी है, जिसमें जो आज फैसला हुआ था इमरान खान साहब की सरबराही में जो आज मुलाकात हुई थी कि ये जो तजावज़ात लगाई गई हैं इसका खात्मा किया जाएगा, और बाकायदा तौर पे इस हवाले से अब तो काम भी शुरू हो चुका है। तो ये तय पाया था कि जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो कमिश्नर लाहौर थे चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी राफिया हैदर, उन्होंने ये बाकायदा इनसे ये कहा कि तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए, नो गो एरिया ख़त्म होने चाहिए, जिस पर इत्तफाक हुआ। बाकायदा इन्होंने दरख्वास्त दी और उसके मुताबिक क्रेन यहाँ पर पहुंची है, तजावज़ात ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो किसी सूरत सर्च ऑपरेशंस की इजाज़त इसलिए नहीं देंगे कि आप एक 400 जो है वो नफरी लेकर घर पहुंचेंगे और फैमिली रूम्स में जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा, जो टीम पहुंची उन्होंने कुछ ब्रीफिंग जो है वो इमरान खान साहब के सामने रखी, डॉक्यूमेंट्स रखे, सबूत रखे, जिसमें यह कहा गया कि 628 कॉल्स जो है वो पंजाब हुकूमत ने ट्रेस की है और आपकी लीडरशिप इसमें मुलविस है। 9 मई का जो सानिया हुआ है जिसमें जना हाउस और दीगर सरकारी आम तनसीबात, इमलाक और निजी इमलाक शामिल है, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, आग जलाई गई, उनके हवाले से उनके सामने रखा। उनका यह कहना था कि वो अगर कहीं पर छुपे हुए हैं तो उनको गिरफ्तार करें। उनका जो हुकूमती ज़राए बता रहे हैं, जो हुकूमत में कमिश्नर लाहौर थे, कि वो उनका यह कहना था कि हम उनको गिरफ्तार करें, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कुछ ही देर कबल जब हम इमरान खान साहब से मिले, इमरान खान साहब ने बुलाया, मीडिया टॉक भी की, गुफ्तगू की, उनके सामने जब ये सवाल रखा तो उनका यह कहना था कि उन्होंने ना तो मजम्मत की है इस मामले की, और उनका यह कहना था कि मैं इस हक में भी नहीं हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स जो है वो इस काम में मुलव्वस है, बल्कि जो भी थे वो शरपसंद नासिर, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, जो 14 दहशतगर्द वहां से फरार होते हुए पंजाब पुलिस ने पकड़े, तो ये क्या मामला है?
देखिए, ये तो हुकूमत दावा कर रही है कि वो जमात पार्क में थे जब सूबाई वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब यहाँ से निकलने लगे तो उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जमात पार्क को जो है वहाँ पर पुलिस की नफरी लगा दी गई थी। वो ये दावा करते हैं कि यहाँ से जो निकले तो हमने यहाँ से निकलते हुए जो है वो अफराद गिरफ्तार किए जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं कि जिन्होंने जना हाउस पर जो है वो हमला किया था। और आज जो ब्रीफिंग देते हुए ये बात कही है कि 300 से ज़ायद खवातीन हैं जो इस सारे मामले में मुलव्विस है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और फिर यह भी कहा गया कि 3 रोज में 256 तशद्दुद के वाक़यात हुए और उसमें पीटीआई की मेन लीडरशिप जो है वो उसमें उनकी मुलव्वस शामिल है, उनकी सरपरस्ती में यह सारा काम हुआ। यह कमिश्नर लाहौर की तरफ से इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी और यह भी कहा गया कि इसमें जो भी मुलव्वस है उनके खिलाफ जो है वो उनकी गिरफ्तारी हम चाहते हैं और आपको पता है कि वो कौन है। लेकिन इमरान खान ने यह कहा कि आप उनको गिरफ्तार करें, लेकिन मैं उनको नहीं जानता कि वो करने वाले कौन थे। इमरान खान ने उनके सामने भी यह मामला रखा। अलबत्ता इस मामले पर इत्तफाक हुआ कि वो सर्च ऑपरेशन तो उस पर दोनों के इख्तलाफात बरकरार हैं, लेकिन जो तजावजात थी, जो पूरे जमात पार्क के एरिए में जो कई अरसे से हम देख रहे हैं कि तजावजात थी और इनके खिलाफ कब ये ख़त्म होना था, ये रोड ब्लॉक कर रखे थे। वो जो हुकूमत तो कहती है नो गो एरिया है, तो इस हवाले से ये ख़त्म करने के हवाले से जो फैसला हुआ था वो अब उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। आपने दिखाया भी मशीनरी पहुंच चुकी है और तजावुजात और रुकावटें हटाई जा रही हैं, ये तो अपनी जगह। लेकिन एक डेडलॉक तो बरकरार है। अब इसमें 2 मामलात हैं। एक तो ये कि टेक्निकली हुकूमती टीम वारंट लेके गई, प्रेमिसेस में दाखिल हुई और वहाँ पर जाने के बाद उसने बातचीत की और वापस आ गई, तो जो वारंट था क्या उसकी तकमील हो गई टेक्निकली? दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब तो नहीं मान रहे और हुकूमत अभी भी वज़ीद है कि उसने सर्च ऑपरेशन करना है, तो ये मामला डेडलॉक की तरफ है, तसादुम की तरफ जा सकता है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल मामला मजीद तसादुम की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो कमिश्नर लाहौर जो अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुंचे थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर हम आए हैं सर्च वारंट के लिए, उससे पहले हम TOR तय करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने उनके सामने ये मौक़िफ़ रखा कि आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पर आपको कोई दहशतगर्द नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे इस हदूद में नहीं है, अगर है तो आप उनको गिरफ्तार करके लेके जा सकते हैं। और इंतजामिया ने यह कहा हम तमाम रूम्स की तलाशी लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा फैमिली रूम्स में आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो फैमिली का रूम है तो वहाँ पर इतने दहशतगर्द नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ जिस पर मामला जो है वो तसादम की तरफ शायद ना जाए, क्योंकि एक चीज तो खान साहब ने खुद ये बात तस्लीम की, ये जो मामला है जिससे तजावजात वाला मामला था, फिर जो वो कहते हैं कि अगर मुलव्वस था तो आप उनको गिरफ्तार कर लें, हमें नहीं पता कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इंतजामिया ये कहती है कि हम तमाम अफराद को उनको गिरफ्तार करेंगे जिनका इस सारे मामले में जो है वो लिंक होगा या ताल्लुक होगा, उसके लिए वो वजीद है। उनका ये कहना है कि जी तहम्मुल का मुजाहरा है अब तक दोनों तरफ से, ये तो कह सकते हैं, ये बिल्कुल कह सकते हैं। अब हुकूमती जो जिम्मेदार हैं वो ये कहते हैं कि 27 अफराद जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है वो इस सारे मामले में मुलव्वस है, उनके खिलाफ ठोस शवाहिद भी हैं। हुकूमत ने तो ये भी फैसला किया है कि एक जज साहब का वो नाम ले रहे हैं, बाकायदा इलामिया जारी किया पंजाब हुकूमत ने कि उनके खिलाफ ऑफिशियली तौर पे हम रेफरेंस भी जमाएंगे कि उन्होंने गैर कानूनी काम करते हुए इन सहूलतकारों को सपोर्ट की है। इस हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान को दरपेश अदम इस्तेहकाम का ताहाल कोई हल नज़र नहीं आ रहा। एक जानिब सियासी, माशी और अंदरूनी खलफिशार अपनी हदों को छू रहा है, तो दूसरी जानिब अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल चैलेंज बनी हुई है। सानह 9 मई ने इस बहरान को मजीद शदीद कर दिया है। इसमें कई गुना शिद्दत आ गई है और पीटीआई की बेशतर क़यादत नज़रबंद है या जेलों में मुकदमात का सामना कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख किस्सा पारीना बन चुकी है और दोनों सूबों में कायम निगरां हुकूमतों के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं। एक जानिब तहरीक इंसाफ रियासती इदारों से मुतसादिम नज़र आती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत और अदलिया आमने सामने हैं। तमाम माशी इशारे ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदही कर रहे हैं और आइंदा माली साल के बजट के लिए 3 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन IMF से मुआहिदा ताहाल डेडलॉक का शिकार है। गैर यकीनी सूरत हाल और मईशत की तबाहकारी पर कारोबारी तबका शदीद तशवीश में मुब्तला है।
9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों में इमरान खान 2 बार मज़म्मत का इजहार कर चुके हैं। उनका कहना था कि जिन्ना हाउस हमले की मज़म्मत पहले भी की और अब भी करता हूँ। इस वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी अपनी आमादगी का इजहार किया। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी एक इंटरव्यू में मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में सियासी हम आहंगी पर जोर दिया। उनका कहना था कि डायलॉग होना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि वक्त पर इंतखाबात के इनेकाद की बात की जा रही है। उन्होंने मशवरा दिया कि इलेक्शन से पहले स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क तबाह हो रहा है। एक और पेशरफ्त में आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली को भी तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत PTI के मुस्ताफ़ी अरकान को कौमी असम्बली में खुशामदीद कहेगी तो बड़ी हद तक इस सियासी बहरान की हिद्दत में कमी हो सकती है। इससे कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी सियासी दर्ज हरारत को कम करने पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए जोर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान खलीज को कम करने में अहम किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ती नजर आ रही है, जिसका मकसद तवील तातुल को ख़त्म करना और शदीद मुतासिर होने वाली मईशत और कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करना है। मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने की वाली 2 अहम कारोबारी शख्सियत ने हमारे प्रोग्राम में हमें तफसीलात से आगाह भी किया था। पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सरगर्म इदारे पिलडाट ने एक बयान में कहा है कि मुल्क को मज़ीद अफरा तफरी में डालने के बजाय एक ही तारीख को आम इंतखाबात का इनेकाद करा दिया जाए, जिसके लिए नतीजा खेज़ सियासी मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। पिलडाट ने इसरार किया कि रियासत की तमाम सियासी जमातों और इदारों को आइन का एहतराम करते हुए इस पर अमल पैरा होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी तमाम सियासी मसाइल को मज़ीद महाज़ाराई में उलझाने के बजाय जमहूरी उसूलों के मुताबिक बातचीत के ज़रिए हल करने पर जोर दिया था। इस तमाम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नहायत मारूफ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब जाहिद हुसैन साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ खासी मसाइल का शिकार है। पूरा मुल्क ही इस वक्त माशी और आइनी और कानूनी कई किस्म के बहरान में उलझा हुआ है। तहरीक इंसाफ खासी इस सूरत हाल में डिस्टर्ब हुई है। इमरान खान साहब ने देर से ही सही, लेकिन फिर भी 9 मई के वाक़यात पर उसकी मजम्मत भी की, इन वाक़यात की, और इसमें जो कोशिशें हो रही हैं मुज़ाकरात की वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया हो, वो भी हमारे सामने मौजूद है। PTI के जो मेंबरान हैं वो भी असम्बलियों में वापस जाने की उनकी भी राह खुलती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, इस तमाम डेवलपमेंट के बाद टेम्परेचर कुछ कम होने की उम्मीद है? हालात मामूल पर आने की कोई उम्मीद है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ इस सूरत हाल में कोई हालात जो है मामूल पे आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए बहुत अच्छे मौके भी आए थे और मेरा ख्याल है कि पिछले महीने जो बातचीत मुज़ाकरात शुरू हुए थे हुकूमत और PTI के दरमियान, उसको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती यही है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी एक तकसीम है, सियासी पोलराइजेशन है, उस वक्त कोई तैयार नहीं है कि अपने अपने जो उसूल हैं या अपनी पोजीशन जो है उससे पीछे हटे। और यही मेरे ख्याल जिम्मेदारी सब पे आती है। और अब जो कुछ हुआ है 9 मई में, तो उसने तो तमाम जो आपके जो फॉल्ट लाइन्स थी उसको तो बिल्कुल उभार के सामने रख दिया है लेके। और अब जो सूरत हाल इस मुल्क के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि जो है इससे बदतर सूरत हाल मुझे 30 साल में नजर नहीं आई थी, जहाँ पे हम जो है एक बुहरान नहीं है, ये सिर्फ सियासी बुहरान नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो आपको सियासी बुहरान का सामना करना पड़ रहा है, आपको माशी बुहरान है, आपकी जो सख्त माशी सूरत हाल है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। और ये हकीकत है कि IMF का अगर आपको एग्रीमेंट नहीं होता है तो आपको डिफॉल्ट के खतरात मौजूद हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि इस वक्त जो है पहली दफ़ा हम देखते हैं कि इदारों के दरमियान भी एक चपकलिश है, इदारों के अंदर भी आपको एक लिहाज से तकसीम नजर आती है, खासतौर पे जुडिशरी में। तो एक ऐसा बुहरान है जिसका हल जो है इस वक्त मुझे लगता है कि काफ़ी अब दिक्कत हो गई है और अब जो मौका जो है वो वक्त निकलता जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम जो है किसी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, और जो डैमेज हो जाएगा उसको आपको दोबारा मुल्क को उस सही रास्ते पर लाने में बहुत अरसा लग जाएगा।
और जो वाकयात 9 मई को हुए थे, अब उसका आप देख लें कि उसका नतीजा क्या नजर आ रहा है। इस वक्त जो है क्रैकडाउन हो रहा है सारी पीटीआई पे, और मैं नहीं समझता हूं कि जो है यकीनी तौर पे उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो कि इसमें शरीक थे, जिन्होंने इस चीज का हुक्म दिया था। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट जो है वो कभी भी ठीक नहीं रहती है, और खास तौर पे जो है ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएगी, और सबसे ज्यादा अगर फर्ज कीजिए इस किस्म की चीजें होती है तो इसके असरात बहुत ही खराब होंगे। मिलिट्री कोर्ट कभी भी आपको इंसाफ के तकाजे पूरा नहीं करती है। आप सजाएं तो लोगों को दे देंगे, लेकिन उसके आइंदा आने वाले में सियासी उसमें उसका असर पड़ता रहेगा, और आपको मुफाहमत का जो एक रास्ता था वो खत्म हो जाएगा। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो एक आपके जो जख्म है उसको भरने की जरूरत है। इस वक्त सियासी जमातों को अपने अपने मसाइल खत्म करके एक नेगोशिएशन टेबल पर आना चाहिए, और अगर अभी भी नहीं आते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जहां पे हम फिर एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ जा रहे हैं। अभी भी आसार नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है, अच्छी बात यह है आपकी गुफ्तगू में कि आपको अभी भी लगता है कि रास्ता खुल सकता है, मुज़ाकरात का और मुफाहमत का रास्ता खुल सकता है। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, ये सियासी जमात के तौर पर आपको कहाँ खड़ी नज़र आ रही है? देखिए, बहुत ही इस वक्त जो है वो अपने जिसको कहते हैं ना कि एक क्रॉस रोड पे खड़ी हुई है। बीते एक साल में जो हम देखा था कि जो है पीटीआई एक महाजाराई की सूरत में थी, एक पोलराइजेशन भी क्रिएट किया था उसने, और मेरा ख्याल ये है कि वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते जो आई है नज़र, जो वाक़यात हुए हैं, मुझे कोई अचंभे की बात नज़र नहीं आती है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल पैदा किया गया था और इस किस्म की चीज़ें मुझे ये होना था, और लेकिन जिसकी शिद्दत के साथ हुआ वो जो है मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि आपके तमाम GHQ पे भी हमला हुआ, कोर कमांडर के घर पे भी हमला हुआ। लेकिन दोनों बातें आती हैं कि ये यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो है उभारा भी गया है, एक प्री प्लान भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें नज़र आती है अजीब सी चीज़ कि आपकी सिक्योरिटी इदारे कहाँ पे गायब थे, जबकि आपको सामने सब कुछ देखा है कि आपको इस पर फुटेज भी नजर आती है कि GHQ में शुरू में तो मेरे ख्याल 30-40 लोगों से ज्यादा नहीं थे, वो दरवाजा खुला हुआ था, लोग वॉक करते हुए चले आ रहे थे। ऐसी यही सूरत हाल हमें लाहौर में कोर कमांडर के उसमें नजर आती है। ये बहुत ही साफ नजर आ रहा था कि जो है वहां पे बगैर किसी रुकावट के 30-40 लोग दाखिल होते हैं और उसकी ऐसी तैसी फेर देते। फिर कुछ और लोग आ गए थे, लेकिन शुरू में बहुत कम लोग थे। बात यह है कि हम सब जानते हैं लाहौर को कि वो इलाका जो है वो हाईली सिक्योर इलाका है, और वहां पे सिर्फ आपके जो रेगुलर सिक्योरिटी डिटेल्स अगर मौजूद होती हैं तो लोग वहां पे नहीं जाते। कहां पे गायब हो गए थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए आप यकीन तौर पर उन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो कि इसमें शामिल है। लेकिन मेरे ख्याल उसमें तहकीकात ओपन होनी चाहिए, एक पब्लिक उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि चीजें साफ हों। अगर आप खुफिया तौर पे कोई भी करेंगे इसकी तहकीकात वो मेरे ख्याल चीजों की तरफ नहीं जाएगा, और उसको जरूरत है कि उसमें लोगों को एतमाद भी हो। जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर एतमाद लोगों को नहीं होगा तो जो लोग हैं इसके कल्प्रिट हैं वो भी बच जाएंगे, और फिर जो है फिर आपको मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सानिया था जो कुछ हुआ है, उसकी सजा होनी, लेकिन सजा देने का तरीका होता है। ठीक, इसमें जाहिर सी बात है इस तरह की सूरत हाल के नतीजा जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं मुनासिब तो नहीं होता, और इस तमाम सूरत हाल में फोर्सेस ने बड़े तहम्मुल का भी मुजाहरा किया और अब भी करना चाहिए, हर तरफ से होना चाहिए। इमरान खान साहब के अगर हम बयानात को देखें गुज़िश्ता चंद दिनों के, तो हमें इस बात से नज़र आ रहा है कि वो इन वाक़यात की अब मज़म्मत भी कर रहे हैं, वो सियासी अमल पर आने की और उसको आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में वापस जाने के लिए उनकी पार्टी अब वो भी तैयार है। तो इस तरह से देखकर ही लग रहा है कि वो अब एक मुफाहमती मोड में हैं, और फिर चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया हो, चाहे वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया हो, उसमें भी वसीतर कौमी मुफाहमत की बात की गई है। तो बड़ी वाज़े सी एक हमें डायरेक्शन नज़र आ रही है। हम अगर चाहें तो इस वक्त मुफाहमत की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, यकीनी तौर पे मुफाहमत ही एक रास्ता है। इस वक्त जो तसादुम है उसमें कोई भी शख्स विनर नहीं है।
कोई शख्स जो है ये ख्याल करता है कि वो उसमें फातेह होकर निकलेगा, वो गलत फहमी का शिकार है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस मुल्क का हो रहा है, और जो भी नुकसान हो रहा है उससे मुश्किल से निकलना होगा। ठीक है, इमरान खान साहब ने एक लिहाज से उस पर मजम्मत जरूर की है, लेकिन बहुत देर से मजम्मत की है, और उसको भी हाफ हार्टेडली, लेकिन उनको पहले दिन उनकी मजम्मत करते तो ज्यादा बेहतर होता, उसके असरात भी होते हैं। एक लीडरशिप को चाहिए। इस किस्म की वाकयात, वो कहते हैं कि जो है ना पीटीआई इस पे यकीन नहीं रखती गिराव जलाव पे, तो ये इस बात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी कि पहले दिन इस चीज की मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि जब सियासी पार्टियां अपने आप को सियासी पार्टी कहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फर्ज ये होता है कि अगर इस किस्म के जो कार्रवाइयां होती हैं उसको रोकने के लिए भी आपको हिस्सा लेना पड़ता है, और आपको उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। क्योंकि जब मजम्मत करते हैं तो उन लोगों की हौसला शिकनी होती है जो कि तकलीफकार होते हैं। अगर आपका कहना ये पीटीआई के लोग शामिल नहीं थे, तो आपको तो पहले दिन से इसमें जो है मजम्मत करनी चाहिए थी। और अभी भी जो है मेरे ख्याल जहां तक मफाहमत का रास्ता है, जो आपने जिक्र किया है कि एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक लिहाज से फिजा भी होनी चाहिए, एक फिजा हमवार होनी चाहिए, एक ऐसे माहौल में जहां पे इतनी जो सूरत हाल, कशीदा सूरत हाल हो, जहां पे जो है अभी तक जो जितनी सियासी पार्टियां हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि सही तौर पे अपने अपने जो है जो पोजीशन है उससे पीछे हटे। तो मैं ख्याल ये कि मुझे नजर नहीं आती, और एक रिप्रेशन की सूरत हाल में कोई भी मज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस वक्त सिर्फ एक सही बात है कि इलेक्शन इस मुल्क का वाहिद रास्ता है, लेकिन अपने वक्त पे होना चाहिए। लेकिन उसके लिए उस जरूरत है कि उसके लिए भी रास्ता एक साफ हमवार होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में जब भी इलेक्शन हुए वो सब के सब जो है वो कंट्रोवर्शियल रहे, जिसके नतीजे में बहरानात कभी खत्म नहीं हुए, और यही अलमिया हमारी जमहूरियत का इस मुल्क के अंदर है। ये भी ज़रा वाज़ेह कीजिए कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, अब 3 महीने के बाद ये असेंबलियाँ भी डिज़ोल्व होनी है, इलेक्शन के प्रोसेस में हमने चले जाना है, और फिर अगले 3 महीनों में उसके बाद इलेक्शन भी होने। तो आपको नज़र आ रहा है कि हमें इलेक्शन मिल जाएंगे, कौम को इलेक्शन होंगे, और कैसे होगा? अगर मुज़ाकरात भी नहीं होने और इलेक्शन भी होना है तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, बयानात की हद तक सभी कह रहे हैं कि मफाहमत होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मफाहमत के लिए भी एक चीज़ें हमवार फिजा बननी चाहिए। अभी भी सब, यानी आप कहे पहले भी लोग बात करते कि मफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन कभी भी एक्टिवली उस चीज़ पर हम आगे नहीं बढ़े। अब ज़रूरत है, शायद उम्मीद ये कर सकते हैं हम कि अब लोगों को एक कुछ अकल आ गई है कि इस मुल्क की जिस तरह तबाही हो रही है उसको रोकने का तरीका यही है कि जो है एक सब बैठ के एक कंसेंसस हो सारे स्टेक होल्डर्स का, और उसके लिए लेकिन एक और भी आती है कि उसको भी रोकना पड़ेगा। देखिए, तहरीक पीटीआई ने बहुत ज़्यादा एक नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन जो तरीक़ेकार गिरफ्तारियों का हो रहा है वो किसी तौर पे भी सही नहीं है। आप लोगों के घरों पे घुस के आप गिरफ्तारियां करते हैं तो वो जो है आपका उसके इम्प्लीकेशन आगे चल के बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पहले जो है वो यकीनी तौर पे उन लोगों को गिरफ्तार करें जो कि इस पे इनमें मुलव्वस है, उसकी निशानदेही करके उनको सजा भी देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इनडिस्क्रिमिनेट जो आप गिरफ्तारियां करें, जिस तरह मैं देख रहा हूं कि किसी के घरों में किसी ख्वातीन को भी उठाया जा रहा है, ये भी किया जा रहा है, तो वो अच्छे असरात नहीं होंगे। दूसरी बात और आती है कि जो है अब ये बात तय करनी चाहिए कि अगस्त में आपको ये कौमी असम्बली खत्म होगी, और लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि अपनी वो जिंदगी जो है उसको बढ़ा सके। तो मेरा ख्याल ये कि ये बात तय करनी चाहिए, अगस्त में खत्म होनी चाहिए, केयर टेकर हुकूमत आनी चाहिए, और इलेक्शन होने चाहिए वक्त पे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ऐसा तूफान खड़ा होगा कि आप उस मुल्क को बचा नहीं सकते हैं फिर। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो एक सोलो फ्लाइट की पॉलिसी रही है, जिसमें उन्होंने अपनी सियासी जमातों से, अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे, उन्होंने इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे, इलेक्शन कमीशन हो, दीगर इदारे हों, उनके ताल्लुकात सबसे ख़राब, तो उन्होंने अपने आप को एक बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये कि इमरान खान साहब जो इस हालात में पहुंचे हैं उसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कसूर है। देखिए, जब तब्दीली आई थी उस हुकूमत में, तो ये तो नहीं था कि कोई बाहर से आकर लेके तब्दीली आई है, गलत बात थी।
वो जो भी आप उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि होना चाहिए तब्दीली थी या नहीं थी, लेकिन वो एक जमहूरी तरीके से जो है हुकूमत तब्दील हुई थी। इमरान खान साहब को चाहिए था कि नेशनल असम्बली में होते ताकि एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल इख्तियार करते, और इमरान खान साहब को जो एडवांटेज हासिल था वो मेरे ख्याल पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी जिसका इस्लामाबाद में जब हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद किसी के पास इतना बड़ा वो नहीं थी। इनकी पंजाब हुकूमत भी इनके पास थी, इनकी KP की हुकूमत भी साथ थी, इनकी बल्तिस्तान में हुकूमत थी, और जो है ये आज़ाद कश्मीर में। तो एक लिहाज से देखा जाए कि 3/4 पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत थी। तो ये सब्र का मुजाहरा करते, एक चीज़ को करते और इलेक्शन का इंतज़ार करते, तो मेरा ख्याल ये है कि आज सूरत हाल इतनी बिगड़ती नहीं है, और मेरा ख्याल मुल्क का इतना बहरान जो शदीद नहीं होता अब। लेकिन ये कि जो हालात अब बन के आए हैं उससे तो जाहिर होता है कि जो कुछ हुआ है 1 साल में, लेकिन बहुत कोशिश कर ली उन्होंने कि जो है पहले उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पे स्टॉर्म करेंगे, वो भी कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी कि ताकि जो इसका दबाव पड़े, वो भी नहीं हुआ। तो इससे बेहतर ये था कि अगर वो नेशनल असम्बली में होते, जिसका अब बात हो रही है कि वापस नेशनल असम्बली में जाना चाहते हैं, अगर पहले नहीं ख़त्म करते अपना आप को, तो आज सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। एक थोड़ा सा जो है वो इस किस्म की तसादुम की सूरत हाल पैदा नहीं आपको होती, और एक जमहूरी तरीके से ये फरमाइएगा कि आप जो कह रहे हैं कि उनको असेंबली में होना चाहिए था, अब कितने आपको इम्कानात नज़र आते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया, डी नोटिफाई जो किया था 72 अरकान को कौमी असेंबली के, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है। अब ये अरकान असेंबली में वापस पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, और अगर पहुँच जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए मसूद, मेरा ख्याल नहीं, आपको याद होगा कि 10 लोगों को भी यही उनको मिला था सिंध हाई कोर्ट से। जब वो असेंबली में पहुंचे तो उनको दाखिल होने नहीं दिया गया, और यही बात आती है कि जो है मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत अपने जो है उस फैसले से हटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। बहुत से बहरानों का जिक्र हो रहा है। एक और बहरान तेल और गैस का शोबा जो इस वक्त संगीन बहरान से दो चार है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गर्मियों में भी 12-12 घंटे की गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक। मुल्क में तेल और गैस का शोबा संगीन माली बहरान से दो चार है। एक जानिब गैस की पैदावारी कंपनियों ने अदम अदायगी की वजह से अपनी पैदावार 50% तक कम कर दी है। दूसरी जानिब ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोलियम और डीजल की डिमांड में कमी का रोना रो रही हैं। सुई गैस कंपनी की जानिब से 1244 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी न करने की वजह से तेल और गैस तलाश करने वाली मुकामी कंपनियों ने ड्रिलिंग की सरगर्मियां 50% तक बंद कर दी हैं। गैस की दो तरसीली कंपनियां सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न 1244 अरब रुपए की मकरूज हो चुकी हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन को 5 मई को लिखे गए खत में गैस सप्लाई चेन के निज़ाम में बंदिश पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस वक्त तारीख में पहली बार गर्मियों में मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सिर्फ कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे तक पहुँच गया है। दूसरी जानिब ऑयल रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल की बरामदात से भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें रिफाइनरी पॉलिसी बनाने में नाकाम रही हैं। यही वजह है कि ऑयल रिफाइनरीज से खबरदार किया है कि नई रिफाइनरी पॉलिसी नहीं बनाई गई तो प्लांट्स बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा मसला स्मगलिंग शुदा ईरानी तेल की बढ़ती फरोख्त का है, जिससे मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की मांग को कम कर दिया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइनरीज से ज़ख़ीरा उठाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी हम्माद आलम की ये रिपोर्ट। अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह तारिक, हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब वक्त देने के लिए। सर, सुई नॉर्दर्न सुई सदरन दो बड़ी कंपनियां तरसील की जो हमारी हैं वो तकरीबन 1300 अरब रुपए की मकरूज हो गई हैं, इसलिए जो गैस की प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 50% रह गई है। तो ये बड़ा संगीन मसला है। ये इस मसले से निकलने के लिए क्या क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखें, एक तो ये कि अभी शॉर्ट टर्म में यानी कलीलुल मुद्दती जो इसका सोल्यूशन है या इसका जो रास्ता है निकलने का,
वो तो दो ही हो सकते हैं। इस वक्त तो गवर्नमेंट को इसके अंदर पैसे डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसा कि आपने बताया कि 1244 अरब है कि कंपनियों के पास लिक्विडिटी नहीं है आगे काम करने के लिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस सेक्टर में लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी इमीडिएटली। दूसरा ये कि थोड़ा इससे और आगे गवर्नमेंट को ज़ाहिर कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, जैसा कि आपने कहा कि जो प्रिस्क्राइब प्राइस है और जो कंज्यूमर की सेलिंग प्राइस है उसमें फ़र्क है। अब ज़ाहिर है इसमें तीसरा है कि जो UFG है अनअकाउंटेड फॉर गैस, उस पर भी और काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। चौथा है कि इवेंचुअली हमें एनर्जी सेक्टर को पूरे को जो है वो रिवैम्प करना पड़ेगा, जिसमें आपने जैसे रिफाइनरी का भी जिक्र किया, तो डेफिनेटली रिफाइनरी पॉलिसी की ऐसी ज़रूरत है कि हमारी जो इस वक्त फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि दुनिया में अब नहीं होती, और हमारे यहाँ इसलिए होती थी कि हमारे यहाँ पहले ऐसे प्लांट थे जो फर्नेस ऑयल पे ऑपरेट हो रहे थे, तो वो ज़ाहिर है वो ये फर्नेस ऑयल कंज्यूम कर रहे थे। अब जो है वो रिफाइनरियों को इस पर बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, गैस के अंदर ये कि ज़ाहिर है ओवरऑल सेक्टर को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। इसके अंदर ज़ाहिर है आपको वेकॉग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम LNG और जो डोमेस्टिक इंडिजिनस गैस है इसको जो है वो ब्लेंड करके एक ब्लेंडेड टैरिफ दें कंज्यूमर को। और जो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर हैं उधर, जहाँ आपने जैसे कहा कि एक तो शॉर्टेज भी बहुत हो गई है और सप्लाई काफ़ी इरेटिक हो गई है, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको या तो कुछ कस्टमर्स को एलोकेशन कम करके उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा बिजली की तरफ, कि वो जो है वो कुकिंग और हीटिंग के लिए बिजली की यूजेज पे जाएं। और दूसरा है कि प्राइस भी उसकी रियलिस्टिक करनी पड़ेगी, यानी प्राइस इस वक्त इस पर इतनी कम है गैस की जो डोमेस्टिक कस्टमर को मिल रही है 150-200 रुपये में BTU वाली, कि वो जो है वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव नहीं है। जैसे आपने ओवरऑल बात बताई कि ओवरऑल जो टैरिफ है वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्टफॉल बढ़ते बढ़ते 1250 अरब हो गया, और ज़ाहिर है अगले सालों में इसकी बढ़ने की स्पीड और ज़्यादा होगी, क्योंकि आप इसको अगर आज के इंटरेस्ट रेट के साथ फंड भी कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो और प्रॉब्लमेटिक है। कॉस्ट की तो मैं बात करता ही हूँ आपसे समीउल्लाह तारिक साहब, लेकिन पहले जो सार्फिन को मसला है, जो इंडस्ट्री को मसला है, जो परेशानी है मुल्क को, वो अपनी जगह, लेकिन पहले हमारा जो बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट था वो हमारे लिए दर्द सर था। अब ये गैस का जो सर्कुलर डेट है ये एक अजाब बन गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि तवानाई के शोबे का ये सर्कुलर डेट ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कैसे इससे निकला जा सकता है, क्या तजवीज़ होगी आपकी? देखिए, बिल्कुल इसमें आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है ना कि कॉस्ट और रेवेन्यू मैच नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये 2018 से जैसे आपने कहा स्टार्ट में, उसका रीज़न ये था कि LNG सिस्टम में आना शुरू हुई, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, तो LNG हमने कुछ डोमेस्टिक कस्टमर को देना शुरू कर दी ना। अब डोमेस्टिक कस्टमर से हम $1.5 $2 MMBTU रिसीव कर रहे हैं, और 12 13 14 15 कभी कभी $18 की LNG हम उसको जो है वो $2-3 में दे रहे हैं। तो जाहिर है उससे जो शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ उसने आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा होल कर दिया बैलेंस शीट। ये तो मसले की वजह है और मसला है। अब इस मसले से निकलना है तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए आपको जाहिर है एक तो ब्लेंडेड टैरिफ चाहिए होगा वेकॉक की फॉर्म में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, कि आप दोनों को मिला के एक टैरिफ दें। दूसरा ये कि डोमेस्टिक कस्टमर की कीमत आपको शायद बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा, एलोकेशन भी कम करनी पड़ेगी। चौथा, कैप्टिव पावर को सप्लाई कम करनी पड़ेगी, और वो सप्लाई प्रॉब्ली अगर आप पावर सेक्टर को कर दें तो उससे जो है पावर की कॉस्ट भी कम होगी, और दूसरा जो है वो आपको एक बेहतर प्राइस भी मिल सकेगी, जिससे बिजली के मसले हल हो सकेंगे। पांचवा ये कि ओवरऑल आपको जो प्रोडक्शन साइड है उसको भी दोबारा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन इंडिजिनस यानी लोकल गैस की इतनी कम हो गई है कि हमारा रिलायंस इंपोर्टेड गैस पे बहुत बढ़ गया है। तो इंपोर्टेड गैस की प्राइस लोकल गैस से कम 4 गुना ज़्यादा है, उसका शेयर जो है वो टोटल मिक्स में बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक गैस की प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी है। इसकी वजह से एक तो प्राइस भी बहुत इरेटिक है, जिस तरह इंडस्ट्री भी कह रही है कि आप हर महीने का टैरिफ डिटर्मिन करें गैस का, शायद उस पर भी हमें जाना पड़े। तो ये काफ़ी सारे आपको ओवरऑल पूरे सेक्टर को ना सिर्फ गैस बल्कि बिजली और रिफाइनिंग, इन तीनों को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, वरना हर दफ़ा जो है वो कंज्यूमर के ऊपर ही इवेंचुअली या फिर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है कि किसी ना किसी तरह बेल आउट करके इनको जो है वो इस सिचुएशन से निकालें। ठीक है, आपने भी अभी बात की, लागत की बात की। हमने देखा कि हुकूमत ने पहले ही गैस की जो कीमतें हैं वो अभी थोड़ी बढ़ाई भी हैं, लेकिन फिर भी उतनी नहीं बढ़ाई जितनी कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, और कंज्यूमर को अभी भी उस हिसाब से सस्ती गैस मिल रही है। क्या वजह है कि हुकूमतें हमारे यहाँ इस मामले में नाकाम नज़र आती हैं कि वो प्रॉफिट तो क्या ब्रेक इवन पर ही आ जाएं? देखिए, बिल्कुल ये सक्सेसिव हुकूमतों का ये मसला रहा है, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव नेचर की होती है गैस की प्राइस। हालांकि एक मिसाल मैं आपको दूं कि पाकिस्तान में टोटल सिर्फ 27% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका गैस का एक्सेस है।
बाकी जो 73% 70% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है उसके पास गैस का एक्सेस ही नहीं है। वो जो है ज़्यादा या तो एलपीजी यूज़, मतलब पाइपलाइन गैस का एक्सेस नहीं है, वो या तो एलपीजी या फायरवुड पे चलती है, यानी लकड़ी जला के या फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कस्टमर हैं, ज़ाहिर है 27%, ये भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है। और चूँकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड टैरिफ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आ जाती है कि देखिए जी कीमतें बढ़ा दी, इसलिए हुकूमतें जो हैं वो घबराती हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक गैस के जो हाउस होल्ड कस्टमर है उसकी कीमत भी एक तो सबसे कम है, दूसरा उसके अंदर भी स्लैब बना के जो पहला वाला स्लैब या दूसरा स्लैब है उनकी कीमतें तो बहुत ही अनरियलिस्टिकली कम है। तो उसको ज़ाहिर है बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको आपको कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ यानी कम से कम एलपीजी के आगे पीछे लाना पड़ेगा, ताकि जो है वो कस्टमर के लिए एक ही जैसी कीमत हो। अभी जो है वो एक कस्टमर को बहुत सस्ती गैस मिल रही है जो 27% कस्टमर है, और जो बाकी 70% है जो जनरली ज़्यादा गरीब हैं उनको जो है वो गैस की कीमत बहुत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि एलपीजी की कीमत लगभग इससे कोई 4 से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये गवर्नमेंट को पैरिटी भी इसके अंदर जो है वो देखनी होगी, इक्विटी भी हो, ताकि सब कस्टमर्स को एक तरह की कीमतों पे तवानाई जो है वो मुहैया हो। समीउल तारिक साहब, सिर्फ गैस का ही तो मसला नहीं है, हमारी ऑयल कंपनीज फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं जिसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर रिफाइनरी पॉलिसी आपने ना बनाई तो हम अपने प्लांट्स बंद कर देंगे। देखिए हुकूमत इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि पहले हमारे पास फर्नेस ऑयल काफ़ी ज़्यादा उसकी खपत थी। ज़ाहिर है 2017 से जब ये एलएनजी वाले प्लांट आए और फिर कोल वाले प्लांट आए तो खपत जो है वो फर्नेस ऑयल की कम हो गई और कोल और एलएनजी की खपत जो है वो बढ़ गई। ज़ाहिर है ये सिस्टेमिक चेंज था। इसके बाद जो है वो आपने जैसे कहा कि क्यों पॉलिसी नहीं बन रही, पॉलिसी में जो जनरली इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस आपस में, वो इसी पे हैं कि जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव कितना देना चाह रही है और इंडस्ट्री कितना मांग रही है। देखें, ये जब भी आप कोई भी नई इंडस्ट्री लगवाएंगे ना तो आपको उसको इंपोर्ट प्रोटेक्शन या कोई गारंटीड आईआरआर देना ही पड़ता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जैसे पावर को आपने 15% डॉलर आईआरआर दिया था, या इसी तरह रिफाइनरीज को पहले जो एक गारंटीड आरओई मिलता था या डीम्ड ड्यूटी मिलती थी डीजल की प्रोडक्शन पे, जिससे उनका जो है वो पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनका जो रिस्क है वो कवर हो जाए। उस सिलसिले में इन्होंने जो इंसेंटिव जो रिफाइनरीज मांग रही थी वो गवर्नमेंट देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि शायद वो उस तरह इस्तेमाल ना हो, या फिर ये फ्यूचर में आईपीपी की तरह एक और मसला ना खड़ा हो कि हम, क्योंकि जब आप इंसेंटिव देंगे उसकी एक इंक्रीज प्राइस, फॉर एग्जांपल डीम ड्यूटी जब थी तो डीजल के ऊपर एक एडिशनल ड्यूटी लगती थी जो कि कस्टमर बेयर करता था। तो ज़ाहिर है कस्टमर जब बेयर करता है तो वो एक पब्लिक इशू होता है कि वो बंदा पूछ सकता है या पब्लिक पूछ सकती है कि आप ये इसकी जगह भले इंपोर्ट कर लेते या आपने एडिशनल जो है वो प्राइस बढ़ा के क्यों इस कंपनी को फ़ायदा दिया। तो ये एक पब्लिक कंसर्न का एक इशू होता है, जिसकी वजह से हुकूमतें जो हैं पिछले आप देखें 3 हुकूमतों से, यानी 2017-18 में, फिर 19-20-21-22 में और फिर अभी 23 में बार बार जो है ये मसला फंस जाता है और ये रिजॉल्व नहीं हो पाता। अच्छा, एक और मसला ये ईरानी तेल की बढ़ती फ़रोख्त और इसकी स्मगलिंग का मामला है, जिससे मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी मांग में कमी आ रही है, उनको उसने कम कर दिया है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइनरी से ज़ख़ीरा उठाने में हिचकिचा रही हैं। अब इस मसले से कैसे निपटा जाए? जाहिर सी बात है स्मगलिंग की रोकथाम करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ? देखिए डेफिनेटली इसको आपको देखना पड़ेगा। एक तो ये कि बीच में तो कुछ टाइम ज़ाहिर है कुछ कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को इंपोर्ट में प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो एक रीज़न ये भी था। दूसरा ये कि ज़ाहिर है इसके लिए आपको बॉर्डर पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो है वो जहाँ पे डंपिंग हो रही है वहाँ भी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे तो पम्प्स ही इसको रेगुलर तेल की जगह पे बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और ये कि टैक्स का इंसिडेंस भी काफ़ी है, तो इसको डिटेल में देखना होगा कि बॉर्डर कंट्रोल से कैसे रिजॉल्व हो सकता है। रेगुलेशन यानी आप OMC वगैरह की रेगुलेशन को भी देखें कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है डेफिनेटली, कि जो है वो ये कंट्रोल हो जाए कि ईरानी तेल की स्मगलिंग क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, और जहाँ भी हो ज़ाहिर है उसकी इन्फोर्समेंट हो, पुलिस है या जो भी एजेंसीज़ हैं ओगरा के अंदर जो भी आता है वो भी देखें इसको। समीउल तारिक साहब, पहली मरतबा हम देख रहे हैं तारीख़ में कि गर्मियों के मौसम में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। वजह यही है कि प्रोडक्शन भी कम हो गई है और नई जो गैस एक्सप्लोर हमें करनी है हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मशवरा आप देंगे हुकूमत को कि एक्सप्लोरेशन बढ़ाई जाए और प्रोडक्शन बढ़ाई जाए? देखिए ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ टाइट गैस की पॉलिसी नहीं आ पाई अभी तक, उसके अंदर एक प्राइस का एंगल है कि वो अगर वो ज़्यादा प्राइस दें कुछ तो ज़ाहिर है वो उसकी वायबिलिटी बनती है, फिजिबिलिटी बनती है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो
कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से सर्टेन एरियाज़ में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो जा नहीं सकती, या जाती हैं तो कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस के भी इश्यूज़ हैं। फिर जो है वो इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है इसका अप्रूवल से लेके कमर्शलाइजेशन तक का, वो भी काफ़ी लंबा है। यानी कि जब आपको गैस मिल जाती है और जब आप उसको कमर्शियल डिस्कवरी डिक्लेयर करते हैं, तो ये काफ़ी सारे इनके इश्यूज़ रहे हैं। फिर प्राइसिंग है, फिर जैसा कि आपने कहा कि कलेक्शन है, यानी कैश कलेक्शन, उसका भी बहुत बड़ा इशू है। फिर ये कि सर्कुलर डेट है, ओवरऑल गैस का एनवायरनमेंट है, ओवरऑल एनर्जी का एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान से छोड़ के भी बहुत सारी चली गई। एक बड़ा रीज़न ये भी था कि जितनी जो चूँकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और ये फॉरेन कंपनीज़ के पास ही ज़्यादा है, तो उनके होने से यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा था, क्योंकि वो यहाँ पे होती थी तो वो गैस एक्सप्लोर करती थी, हमारी कंपनीज़ भी उस पर शेयर डाल लेती थी। अब यह कि उनमें से काफ़ी सारी जो पाकिस्तान से एग्ज़िट कर गई हैं ड्यू टू वैरायटी ऑफ इश्यूज़, कि एक तो डिस्कवरी भी नहीं हुई इतने साल से, फिर साइजेबल डिस्कवरी भी नहीं हो रही। तो अब जितने प्रॉमिसिंग एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर उन एरियाज़ में जहाँ पे या तो ऑफशोर है, या फिर टाइट गैस है, या फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस के कुछ इश्यूज़ हैं। ये 3-4 एरियाज़ हैं, इनको अगर गवर्नमेंट कवर करे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ सकता है। बाकी ये कि फाइनली एक और भी चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट डीरेगुलेट कर दे, यानी ये कि जहाँ से गैस मिले वो खुद जो है जिस जो एक्सप्लोरर है वो अपने हिसाब से उसको बेच सके, यानी गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना बेचे या सुई कंपनीज़ को ना बेचे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि बायर सेलर खुद ही जो है वो अपनी प्राइस सेट करके वहीं से गैस जो है वो ख़रीद ले। ये भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। इवेंचुअली सारी चीज़ों का हल जो है ना वो डीरेगुलेशन ही है, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग हो, रिफाइनिंग हो, गैस प्रोडक्शन हो या ऑयल प्रोडक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।